सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक सानहा, दहशतगर्दों ने जिस तरह से वार किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, 23 जवान इसमें शहीद हुए, लेकिन इसके साथ साथ 27 दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया गया। डेर इस्माइल खान में इससे पहले भी ऑपरेशन जारी रहे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और उसके बाद भी जारी हैं जिसमें कई दहशतगर्द मारे गए हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। इसमें पाक फ़ौज के जवान शहादतें दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहादतें दे रहे हैं और ऑपरेशन पूरे मुल्क में जारी है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि एक नई लहर जैसे आ रही है मुल्क में दहशतगर्दी की। इसकी वजूहात क्या हैं और कब तक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर हम अमन देख सकते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर खान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो वाक़या है, जिस तरह से पता चल रहा है कि बाकायदा एक बड़ा प्लान जिस तरह किया गया हो, तो इसका मतलब तो ये है कि काफ़ी दिनों से इसकी कोई प्लानिंग की गई होगी और फिर ज़ाहिर है कि यहाँ पर इससे पहले रेकी करना और फिर यहाँ बताया गया कि ट्रक के ज़रिए यहाँ पर बारूदी मवाद पहुँचाया गया, हत्ता के दहशतगर्दों के पास लेटेस्ट वेपन्स भी थे। एक दफ़ा फिर नज़र आता है कि इसका ताल्लुक फिर अफगानिस्तान से नज़र आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया उसामा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बेस ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज जनरेट हो रही हैं या इमिनेट हो रही है, वो अफगानिस्तान है। जहाँ हम बात करते हैं दे आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट वेपन्स है, वो अमेरिकन वेपन्स है जो स्पेशली देखें अभी वो रात की कैपेबिलिटी भी इनके पास है। M4 है, M16 भी है, नाइट विजन डिवाइसेस है और थर्मल इमेजरी इनके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्नाइपर वेपन्स भी हैं। और देखें कि जो सर्च की आपने बात की है ना, सर्च की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, ये स्टार्ट हुई थी आफ्टर टेकिंग ओवर बाय अफगान तालिबान 15 अगस्त 2021 के बाद से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। और जिसके बाद से देखें और मजीद इसमें हमने सर्च देखी, दैट वाज ऑन 1 नवंबर की ऑनवर्ड देखी, जब 31 अक्टूबर को एक डेड लाइन थी जो इलीगल लोग थे उनको कहा गया था कि वो मुल्क छोड़ दें। उसके बाद तेजी आई और नवंबर में तो बहुत बेतहाशा हमले हुए, जिसमें हमने देखा अटैक्स हुए, चित्राल में हुए, तेरा वैली में कर्नल हसन की शहादत हुई और DI खान में हमले उस वक्त भी हुए। और उसके बाद से देखें फिर जाके पसनी में जो हमले हुए और जोब में हमले हुए, तो एक सिलसिला था। अगर आपको याद हो 2021 में ये था, बिफोर टेकिंग ओवर बाय अफगान तालिबान, कि पाकिस्तान में 86% की रिडक्शन हुई थी टेररिस्ट एक्टिविटीज में। हालात बहुत काबू में थे और पाकिस्तान के आर्मी जो थी बड़ी सक्सेसफुल रही थी इन कम्बैटिंग टेररिज्म अक्रॉस पाकिस्तान। लेकिन अफगान तालिबान के आने के बाद बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि दिस सर्ज 60% सर्ज हुई है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, 500% इंक्रीज है सुसाइड अटैक्स में। और इसके अलावा देखें कि 75% जो अटैक्स हुए खैबर पख्तूनख्वा में IGP के मुताबिक वो अफगान नेशनल इन्वॉल्व थे। और इसके अलावा देखें आउट ऑफ 24 सुसाइड अटैक्स 16 सुसाइड अटैक्स थे अफगान नेशनल शामिल थे। 64 अफगान नेशनल्स दे वर किल्ड व्हाइल बैटलिंग विद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वो ये है फिर अभी ये कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे प्रॉक्सीज हैं। अब प्रॉक्सीज जिस तरह बताया गया 23 प्रॉक्सीज में 17 का ऑब्जेक्टिव इज टू टारगेट पाकिस्तान। और ये तमाम चीज़ें एक्नॉलेज इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करती है। टॉम वेस्ट जो अभी रिसेंटली हो विजिटेड पाकिस्तान, और तो इसने चंद माह पहले उसने कहा था कि जो पाकिस्तान को थ्रेट डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान से कर रहा है, एंड ही सेट की TTP और की अलायंस है लाइकली विद IS के और इसके साथ अलकायदा के साथ, एंड दे आर डायरेक्टिंग अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंटरनेशनली यूनाइटेड स्टेट को भी पता है जो वहाँ पे। सो अब थ्रेट इज रियल है और नॉट ओनली दे आर थ्रेटनिंग पाकिस्तान बट दे आर थ्रेटनिंग द रीजनल पीस। रीजनल कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया टारगेट में है, चाइना है, ईरान है, एंड सब्सिक्वेंटली दाइश एंड अलकायदा लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर को भी थ्रेट करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो अब हमने देखा है कि बाकायदा एक प्लान के साथ जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है।
इसमें ये बताइए, बलूचिस्तान में भी हमने इस तरह देखा और वहाँ पर भी यही बाकायदा इस तरह खुदकुश बम्बार भी जाते हैं, तो पहले एंटर होने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा इनको नाकाम भी बनाया गया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इनके पास बारूद आना, ये वेपन्स, ये किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि हमने पाकिस्तान में तो देखा कि एक वक्त था कि जब इनके पास यहाँ पर सेफ हेवन्स होते थे, जहाँ पर ये ट्रेनिंग भी देते थे और बैठे रहते थे और वहाँ पर से फिर ये अटैक करते थे, गोला बारूद भी इकट्ठा करते थे। अब पाकिस्तान में तो ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है। देखें जी, अभी तक जो सिंपैथाइजर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, स्लीपिंग सेल, जो स्लीपर सेल्स है, वो यहाँ तो अभी भी हैं। और फिर देखें कि एम्युनिशन, वेपन्स और इक्विपमेंट पहले से यहाँ पे डम्प्स उन्होंने रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, स्पेशली जो हमारी जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे है। तो बेसिकली वो है। सेकेंडली देखें कि इजीली बॉर्डर्स से ये इजीली लेके आ सकते हैं। वो बॉर्डर के फेंस लगी है वहाँ, उसको नेगोशिएट करके वहाँ से लेके आते हैं। डिवाइडेड विलेजेस हैं जहाँ पे फेंस नहीं हो, वहाँ से इजीली आ सकते हैं। तो ये चीजें इजीली यहाँ पे ऑलरेडी डम्प्ड है, बहुत चीजें अवेलेबल है। सो देयरफॉर फैसिलिटेट किया जाता है इनसाइड पाकिस्तान। ऑल्सो अटैकर्स वहाँ से आ रहे हैं, प्लानिंग होती है, सारी चीजें टाई अप होती हैं। और देखें सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स की जो होती है, ये भी स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन होती है। जिस तरह मियावाली एयर बेस को टारगेट किया गया था, तो दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन। तो उससे आपके पता चलता है कि आपके हॉस्टाइल एजेंसीज, नॉट ओनली आप जो लोग अफगानिस्तान में बैठे हैं, लेकिन बाकी जो स्पेशली रॉ वाले, दे आर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इसमें, तमाम चीज़ों में, प्लानिंग में, इनके एग्जीक्यूशन में, इनके फैसिलिटेशन में। और गड्डी साहब, ये जिस तरह से हमने देखा कि अभी उलमा से भी मुलाकात की, उलमा मशाइख से आर्मी चीफ ने, उसमें भी ये बात सामने आई कि ये दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, सबको इसमें इकट्ठा होना होगा। लेकिन अब ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया कि उसके बाद एक सर्ज आई है। अभी 27 दहशतगर्द भी मारे गए हैं, ये हालिया यानी पिछले हम 24-48 घंटे की अगर बात करें, तो ये उसका भी एक रिएक्शन इस तरह से है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं जब इनकी हाइड आउट्स पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो देखें जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें ये जो 1.7 मिलियन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन एजेंसी ने कहा 1.7 मिलियन है। मेरी जाती राय है इससे ज्यादा हो सकते हैं। और देखें यही लोग होते हैं इनलीगल। हम देखें अफगान महाजरीन की बात नहीं करते, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो इलीगली दे आर स्टेइंग इन पाकिस्तान। तो इसमें से देखें तमाम लोग नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, यहाँ पे बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर देम। तो वो बेसिकली यहाँ चीजें फैसिलिटेट करते हैं। अब ये देखें कि हमने इसके अलावा जो क्रैकडाउन हुआ, देखें कि इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आपने स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किया, बड़ा एक इम्पोर्टेंट था, पाकिस्तान ने कोशिश की। एक वो था आपके डॉलर स्मगल होकर वहां पे जाते थे, दैट वाज वन फैक्टर। देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्राइड टू स्ट्रीमलाइन द अफगान ट्रांजिट ट्रेड, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था। फिर आपने कोशिश की एक वन डॉक्यूमेंट रेजिम लाने के लिए, दैट द कंसेप्ट ऑफ पासपोर्ट कीजिए, इन फ्यूचर में कोई तस्करा वगैरह नहीं चलेगा, आप पासपोर्ट लेके आए। तो ये तमाम चीजें थे। तो उससे आपने जो कुछ जो उन लोगों के जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज थे या दूसरे इनके यहाँ पे इंटरेस्ट थे, उससे उनको नुकसान पहुंचा, तो वो भी हैं। फिर वो डेस्परेट हुए। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, देखे ना कि हर चीज तो रिपोर्ट नहीं होती, राइट फ्रॉम चतराल से लेके आपके गवादर तक ऑपरेशंस हो रही हैं। अफवाज पाकिस्तान इसमें शहादतें दे रही हैं और कुर्बानियां भी दे रही हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रही हैं। तो वो भी है एक फैक्टर है कि एक मतलब अफवाज पाकिस्तान जो है कि हालत जंग में स्पेशली, और पिछले 2 साल से एक मुसलसल जो कार्रवाइयाँ हो रही है हमारी हॉस्टाइल एजेंसी से, जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं, उनकी हर कोशिश यही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान ताकि को नुकसान हो। बेटी साहब, ये लोग अब जिस तरह डेरा इस्माइल खान हो या इससे पहले मियाँ वाली की बात की आपने, उससे पहले हमने बलूचिस्तान में देखा, ये आकर कहीं ना कहीं रुकते होंगे इन्हीं इलाकों में, और फौरी तौर पर तो नहीं होगा कि किसी इलाके से आए हैं, अफगानिस्तान से आए और सीधा आकर अटैक कर दिया। यहीं पर आकर हो सकता है इन्होंने डेरा इस्माइल खान के इलाके में कुछ वक्त गुजारा हो। तो क्या हमारे पुलिसिंग निज़ाम, हमारी पुलिस, हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो कहीं लैग कर रहे हैं? जिस तरह पहले हमने देखा था नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया, उसमें हमने इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना था, इनको बेहतर इक्विप करना था, तो वो हमसे नहीं हो पाया। हमारी पुलिसिंग में कहीं कमी है कि बुनियादी जिम्मेदारी तो है कि मशकूक लोग किस तरह आ रहे हैं, वो आकर कहाँ ठहर रहे हैं, इसको नहीं उस तरह से हम देख पा रहे हैं।
जी हाँ उसामा, दो चीजें हैं। देखें, एक तो डेरा इस्माइल खान की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की लोकेशन है। डेरा इस्माइल खान के अगर शुमाल में अगर आप नक्शा देखेंगे तो टांक है और लकी मरवत है, और इसके जो ईस्ट में पंजाब का बखर है, और वेस्ट में साउथ वजीरिस्तान है, और साउथ में ज़ोब का है, बलूचिस्तान का इलाका है। तो इजीली लोग जो है टांक से आगे और या साउथ वजीरिस्तान से आगे सामने अफगानिस्तान, उसको हार्डली एनी डिस्टेंस है, तो वहां से वो इजीली इन्फिल्ट्रेट करके आ सकते हैं। दे कैन शेल्टर्स ले सकते हैं इसमें साउथ वजीरिस्तान में और उसमें। और देखिए पिछले एक साल में या 6 महीने के अंदर डेरा इस्माइल खान हैज बीन ए हॉट बेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, और इसमें बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। और स्पेशली इसके जो 2 तहसीलें हैं, कुलाची है और जो आज कल रात को हमला हुआ दरबन, ये जो एरियाज हैं। और बेसिकली आगे फिर देखें ज़ोब है, ज़ोब में हमने देखा पीछे संबाजा पे हमला हुआ, फिर इसके बाद ज़ोब कैंट में अटैक हुआ। तो वही तंजीम थी जिन्होंने अटैक किया था ज़ोब कैंट में, उन्होंने इसी पे को भी क्लेम किया है। तो एक उसकी लोकेशन वहाँ पे। सेकंड जो आपने बात की है कि हमारी जो कैपेसिटी है, तो वो मेरे ख्याल में दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब बन्नू के पीछे एक सीटीडी पे हमला हुआ था, अगर आपको याद हो, ये इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने ओवर पावर करके उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो उसमें एक ये हमारी वीकनेस वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई थी कि पुलिस के जो सिस्टम में ये कमजोरियां हैं। तो मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी, जिस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंगली, और क्या कैपेसिटी के मसाइल हैं, इक्विपमेंट के मसाइल हैं, तो उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। ये फरमाइएगा कि हमने देखा कम से कम 2 मरतबा पाकिस्तान के साथ हो चुका कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस वो यहाँ आते हैं, अपना मकसद निकालते हैं। पूरी दुनिया में ये किया है अमेरिका ने, वियतनाम से लेकर इराक़ का हम देख लें, दीगर कई ममालिक हैं, यमन, और उसके बाद फिर वहाँ से वो निकल जाता है और पीछे एक मैस छोड़ जाता है, और वो जनाब आप समेटते रहें। अब पाकिस्तान के साथ भी यही किया गया है। आपको लगता है कि अब ये जो कुछ हो रहा है इसमें अमेरिका या आलमी ताकतें पाकिस्तान को उस तरह सपोर्ट कर रही हैं या कर रहेंगी जो हमें चाहिए, चाहे वो दिफाई लिहाज से हो, चाहे ऐसा इक्विपमेंट जो इंटेलिजेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से गैदर कर सके, चाहे वो किसी और तरह से दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हो, या वो अपना इंटरेस्ट निकाल कर यहाँ से जा चुके? देखें जी, एक तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से रीजन में वो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अफगानिस्तान के तनाजुर में देखा जाए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, 6th लार्जेस्ट आर्मी है, तो एक बड़ा स्ट्रांग मुल्क है पाकिस्तान। एक तो वो फैक्टर। दूसरा देखें कि जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं नेशनल कंट्रीज की, वो लार्जेस्ट इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि हमने अपने फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चलना है। लेकिन अभी ये है कि जब थ्रेट डेवलप, रीजनल सिक्योरिटी जब डिस्टेबलाइज होगी, फिर इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट होंगे। जिस तरह मैंने बताया है कि ये थ्रेट अब पाकिस्तान को नहीं है। आप देखें कि अगर TTP है, ISK है, और जो जमात एहरार वाले हैं, जो दूसरे ग्रुप्स हैं या बलोच आउटफिट्स हैं, जो जहाँ पे एक अलायंस बना हुआ है, दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान। लेकिन एट द सेम टाइम दाइश का थ्रेट जो है, और इसके अलावा अलकायदा का, दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ, तो वो इंटरनेशनल थ्रेट जाएगा। तो मेरा ख्याल में थ्रेट इंटरनेशनली थ्रेट होगा, जिसमें देखें सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी थ्रेट है, ईरान को भी थ्रेट है, ताजिकिस्तान को भी है, उज्बेकिस्तान को भी है, और सब्सिक्वेंटली देखें चाइना को भी है। इस टाइम तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी यहाँ पे है। तो मेरा ख्याल में थ्रेट इस जेन्युइन है, रियल है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनाइटेड स्टेट्स में है, और यकीनन वो रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स पे अमेरिका को एतमाद मिलेंगे। ब्रिगेडियर साहब, एक तो चीज़ है कि इन दहशतगर्दों को ज़हनी तौर पर तैयार करना, और उसमें ज़ाहिर है कि कई तरह से इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उसमें मज़हब का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर एक पैसा इन्वॉल्व है, साथ जो इक्विपमेंट है लेटेस्ट इनके पास ये आना, इसकी जिम्मेदारी किस पर है कि थर्मल इमेजिंग इनके पास है, जो आज पाकिस्तान की बात करें या दीगर फोर्सेस की बात करें, शायद इतना उनके पास असलाह नहीं होगा जितना लेटेस्ट असलाह इन दहशतगर्दों के पास है। तो जिन लोगों की वजह से इन तक ये पहुंचा है, क्या वो कसूरवार नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कि जब वेपन्स और इक्विपमेंट की बात करते हैं, जब जिस तरीके से हमने अमेरिकन एग्जिट देखा है वहाँ अफगानिस्तान से, आपने देखा जहाज के साथ लोग दौड़ रहे थे, एंड दे वर हरी, और वो लगता था कोई प्लानिंग नहीं हुई। उस जल्दी में, अकॉर्डिंग टू देम, जल्दी में वो वेपन छोड़ के गए। लेकिन वेपन जो छोड़ के गए, अकॉर्डिंग टू जो मीडिया है, $7 बिलियन के वेपन्स छोड़ के गए हैं।
और ये चीजें सर्टिफाई किया, और जो बाद में जो आर्टिकल छपे हैं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में और न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने भी कहा कि अमेरिकन छोड़ के गए थे वेपन इस तरीके से। और देखें, एक M4 राइफल से लेकर M16 राइफल भी है, इसमें मशीन गन्स भी है, नाइट विजन डिवाइसेस है, लेजर इमेजरीज भी है, और मतलब देखें एक स्नाइपर्स भी हैं। आपने वो चीजें उनको दे दी हैं जो दे आर नाउ ऑपरेटिंग एट नाइट आल्सो, जिनके पास उनके पास एक कैपेबिलिटी आई है। तो लेकिन ये आल्सो एक बड़ा सीरियस इश्यू है। यकीनन दिस विल बी आल्सो रेज्ड बाय द चीफ ड्यूरिंग डिस्कशन विद देयर हिज काउंटरपार्ट्स। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था, एक लार्जर बेंच बन चुका है इस पर। ये रेफरेंस का मामला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल कहा जाता है कि तारीख़ में जिस तरह उनको सज़ा दी गई, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और एक मुकदमे में जिस तरह उनको ये सज़ा दी गई, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और उसमें लीगल कम्युनिटी भी ये कहती है कि ये बिल्कुल एक गलत फ़ैसला था। और आज इसकी बाकायदा पहली समाअत थी जिसमें वकला भी पेश हुए हैं, हुकूमत की तरफ से सरकारी वकील भी पेश हुए। बराह रास्त इस समाअत को दिखाया भी जा रहा था और अब इसमें तकरीबन 1 माह का आगे वक्त है और उसके बाद कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यह समाअत होगी। क्या पीपल्स पार्टी आज जिस तरह से इसकी समाअत हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी डिमांड थी जब उनकी हुकूमत आई, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, तब बतौर सदर उन्होंने ये रेफरेंस भेजा था। और आज भी ऐसा लगता है जो हुकूमत है, निगरान सेटअप है, सदर आरिफ अलवी हैं, वो भी यानी उनकी तरफ से कोई इस तरह का एतराज़ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जजेस जो हैं उनके रिमार्क्स अपनी जगह हैं। मंसूर अली शाह साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि इसको किस तरह से हम देख सकते हैं कि एक केस डिसाइड हो गया, मामला इतना पुराना है, तो इस तरह क्या दोबारा भी केसेस खुल सकते हैं। ये चीज़ें भी आगे चलकर ज़ाहिर है कि ये सवाल होंगे और वकला इसके जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ज़ाहिर है कि ये एक आपकी डिमांड थी बड़े अरसे से और सिर्फ रेफरेंस भेजे हुए 11 साल हो गए, 44 साल पुराना केस है। जिस तरह से आज समाअत हुई है, क्या पीपल्स पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह वो सोच रहे थे या जिस वजह से आपने रेफरेंस भेजा वो आपको मिल सकेगा, या ये तो हम नहीं कह सकते कि इंसाफ इसमें अब हो सकता है 44 साल पहले और फिर जिस तरह सज़ा हो चुकी, लेकिन जिस सोच के साथ पीपल्स पार्टी मामला लेकर गई थी, आप समझते उसमें कामयाब हो रहे हैं? देखिए, ये 12 साल पहले रेफरेंस दायर किया गया था। आज तक किसी भी कोर्ट ने उस केस के बतौर रेफरेंस या बतौर प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं किया। तो इट मीन्स के वो तो केस पहले ही उसका अंजाम हो चुका है। लेकिन अब ये है कि कम से कम तारीखी तौर पर अदलिया ने अपना जो करना है, अपने आप को क्लियर करना है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर फोरम है। और काजी फायजी साहब जो हैं और उनके साथ जो बेंच के अंदर जजेस मौजूद हैं वो इंसाफ करेंगे, हमें उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद। आपने जो जुमला बोला कि ये अदलिया का एक तरह से इम्तिहान है, उन्होंने अपने आप को क्लियर करना है, तो यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की है कि ये एक धब्बा है। उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और खून के धब्बे साफ करने का एक मौका भी है। आप क्या समझते हैं, क्या जो लोग जिम्मेदार थे उनको सज़ा अगर नहीं होती, उनको सज़ा दिए बगैर क्या ये खून के धब्बे ये धुल सकते हैं? देखिए, अब जिम्मेदारान में से मेरा नहीं ख्याल कोई इस वक्त मौजूद होगा या बचा है। अब तो ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वापस आ सकते हैं, ना उनमें से कोई बचा है। वो जजेस भी सारे और ज़ियाउल हक से लेकर जो सारे लोग थे। लेकिन बहरहाल एक माइलस्टोन है जिसे तय होना है। चौधरी साहब, अब चूँकि इलेक्शंस भी होने वाले हैं, इसलिए इसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम कही जा रही है। ये बात आज अदालत में भी हुई कि क्यों नहीं ये केस पहले लग सका। 11-12 साल से एक दफ़ा इसकी समाअत हुई शायद, और उसके बाद फिर कई साल गुजर गए। तो इस पर फिर वकील साहब ने ही कहा कि जी ये तो अदालत ने देखना है, क्यों नहीं लग सका इतनी अरसा केस। तो जो टाइमिंग की बात की जा रही है कि क्या आप समझते हैं कि सियासी तौर पर भी इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस अब चंद हफ्ते दूर हैं? मेरे नहीं ख्याल कोई इसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो विजन था, उनके जो कारनामे थे, या उनके मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी नौजवान नस्ल के, और फिर इसी तरह से उनके केस के बारे में भी, और फिर अदलिया को आगे मुस्तकबिल के बारे में भी ये फैसला करना है कि क्या इस किस्म के फैसलों से कैसे इज्तनाब किया जा सकता है।
अब इसमें हम देख रहे थे आज फ़ारूक एच नाइक साहब भी थे, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दे रहे थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से वो इस रेफरेंस में मौक़िफ़ दे रहे हैं। लेकिन साथ एतजाज़ अहसन साहब की भी बात हुई और इस तरह दीगर हम देख रहे हैं कि अदालती मुआविनीन की बात हो रही है। उसमें ज़ाहिर है कि सीनियर वकला पाकिस्तान के उनकी भी खिदमात ली जा रही हैं कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और आगे चल कर हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी इसमें समाअत होनी है। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब का ख़ुद को अलग करना, क्योंकि उन्होंने कहा है, माज़रत की है कि इस सदारती रेफरेंस में उन्होंने कहा जी मैं मुआवनत नहीं कर सका, उन्होंने इनकार किया है। क्या ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी से उनकी राहें जुदा होनी एतजाज़ साहब की, वो इस रेफरेंस में नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में अभी तक चॉय साहब की तरफ से बराह रास्त तो कोई बात सामने नहीं आई। देखना होगा कि चॉय साहब खुद क्या कहते हैं। वो उनका जो जूनियर पेश हुआ, मुझे हमें किसी को नहीं समझ आई कि उसने क्या कहा है या क्या कहना चाह रहा। चौधरी साहब, एक तो 44 साल इस चीज़ में लग गए और ज़ाहिर है दहाइयों से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। अभी भी अगर हम सिर्फ रेफरेंस की बात करें तो 11-12 साल इसी में लग गए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है आपके हरीफ ही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनके लिए जिस तरह केस चल रहा है बड़ी तेज़ी से, आज भी उनको जिस तरह रिलीफ मिल गया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ सिस्टम का लाडला होना ज़रूरी है कि फिर आपके लिए इंसाफ और फिर बड़ी तेज़ी से इंसाफ मिल सके? यही है कि उनको तो हमेशा ऐसे ही तेज तरीन इंसाफ मिला है। पहले जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी तो तब भी यही इशू था कि वो जब असम्बलियाँ टूटती थी तो इनकी असम्बलियाँ बहाल हो जाती थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लड़ती रहती थी। तो हम यही चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर इस इदारे को बतौर इंस्टीट्यूशन, ना सिर्फ अदलिया को बल्कि सभी इदारों को बतौर इदारा जाती स्टैंड के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि किस तरह से आने वाले वक्तों में चीज़ें ठीक हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वो कहते हैं कि अदालत के पास एक मौका है, जो तारीखी गलती हुई, इतना गलत फैसला दिया गया, साबिक वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसको एक तरह से उस फैसले को दुरुस्त करने का एक मौका है। कम से कम ये तो कहा जाए कि यह अदालती फैसला गलत था। मगर इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो आपसे अर्ज़ किया कि वो भी उठ रहा है कि फिर उसके बाद कई केसेस क्या दोबारा खोले जा सकते हैं जो तारीख में हो गए और गलत फैसले थे। हर कोई ये कहता है कि फ़ैसला गलत था, लेकिन क्या जो तारीखी फ़ैसले गलत हो चुके उन सबको ओपन करके उनको फिर दुरुस्त करना चाहिए? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फिर बरी कर दिया गया है इस केस पर। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक और सज़ा ख़त्म हो गई। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी उनको बरी कर दिया गया। इसी बारे में हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, अब कोई रुकावट लगता है रह नहीं गई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए? एक मामला जो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में, अब वो भी जनवरी में जो है ताहयात नहली वाला, सिर्फ वो है, बाकी जो सज़ाएँ थी वो तो ख़त्म हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जो सच है वो सुरखरू हुआ। मियाँ साहब के साथ जो 17-18 में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मुहिम चलाई गई और उनसे ना सिर्फ वजारत उज़्मा छीनी गई, उनसे पार्टी की सदारत भी छीनी गई, जेल में डाला गया और फिर इलेक्शंस को जो है जिस तरीके से मनूवर किया गया, ना सिर्फ मियाँ साहब को नुकसान पहुँचा, मुल्क के अंदर भी जो है एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वो भी फेल हुआ और मेरे ख्याल से बड़ा नुकसान पहुंचा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि इंसाफ बाला हुआ है, लेकिन इन फैसलों के साथ बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि कब तक अकाउंटेबिलिटी जो है वो एजेंडे के तहत की जाएगी और उससे जो मुल्क को नुकसान पहुंचता है ये कब तक होगा और ये कब ये मामला ख़त्म होगा। तो हम शुक्र करते हैं और मियाँ साहब का बिल्कुल वजारत उज़्मा का जो वो कैंडिडेट हैं PMLN की तरफ से वो रास्ता अब क्लियर है। देखें, इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट थी उसने तो क्लैरिटी दे दी थी कि 5 साल की सज़ा की लिमिट होगी, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेंच बनाया है ये भी मेरे ख्याल से परमानेंटली अब इस मामले को सेटल कर देगी और हमें उम्मीद है कि फ़ैसला जो है वो ऐसा होगा जो इंसाफ पे मबनी होगा, लॉजिक पे मबनी होगा और जो एक इलॉजिकल किस्म की चीज़ें की गई सिर्फ बुग़्ज़ नवाज शरीफ के अंदर कि उनको सियासत से दूर करना है, अब ये चीज़ें न्यूट्रल तरीके से जब होंगी तो सबके लिए बेहतरी होगी इसमें। लेकिन राना साहब, ये क्यों होता है कि एक सियासतदान जिस तरह भी, या
नून लीग की अगर बात करें, मियां नवाज शरीफ ख़ानदान की बात करें, तो ये केसेस मुशर्रफ दौर में भी हमने देखे हैं, उसके बाद भी सारे देखें, तो ये ज़रूरी होता है कि उसके बाद मुल्क से जाना पड़ता है और फिर वक्त का तकाजा होता है, फिर वापस आते हैं कि जब माहौल कुछ इस तरह का बदल जाता है। बिल्कुल, यानी हम देख रहे हैं कि चेयरमैन नैब अब वो नहीं रहे, अदालत में हम देख रहे हैं चीज़ें बदल गई, और बहुत सी चीज़ें जब बदल जाती हैं तो उसके बाद वापस आकर फिर ही इंसाफ लिया जा सकता है। तो कोई भी सियासतदान है उसके लिए फिर मुल्क से जाना ज़रूरी है। हमने बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये देखा, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर में जिसको NRO कहा जाता है, वैसे तो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस उसका नाम था। तो ये हमारी सियासत का अब एक जुज़ बन गया है कि केसेस बनते हैं तो आपके पास और कोई चारा नहीं है कि मुल्क से जाओ और बेहतर वक्त का इंतज़ार करो, वो वक्त आए, वापस आओ और फिर केसेस आपके ख़त्म हो। देखें, हकायक तो ये है कि आपकी जो अदलिया है वो बॉटम 10 के अंदर रैंक करती है, और अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है वो इस तरह का निज़ाम नहीं है जो सारों के लिए काबिल कबूल हो। देखें, हमारी 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें हमने कोशिश की कि नैब के जो काले कानून थे, जिनको एक सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये कमेंट्स अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के थे, कि उसको हमने कोशिश की कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो अभी ये सफ़र अभी बाकी है, और आप ठीक कह रहे हैं कि ये बदकिस्मती है कि यहाँ आपको जो है वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। मियाँ साहब के केस में तो सेहत का उनका इशू था, उनको इजाज़त कोर्ट ने दी, उनको इजाज़त उस वक्त की हुकूमत ने दी, लेकिन बिल्कुल पहले भी ऐसा देखा गया कि जो पुराने वज़ीर आज़म थे उनको, चाहे वो बेनज़ीर थी, मियाँ नवाज शरीफ थे, उनको जाना पड़ा। और इधर जिस तरह के हालात थे, ये भी एक हकीकत है, उसके ऊपर भी अब फैसला हो रहा है कि भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर हुआ, तो ये सारी पाकिस्तान की जो तारीख के हकायक हैं, ये तल्ख हकायक हैं और ये नहीं दोहराए जाने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभी बड़ा काम बाकी है, और मैं समझता हूँ जो अगली हुकूमत आएगी, जो भी हो, जो अगली ऑपोजिशन आएगी, उसको चाहिए है कि मिलके काम करें और इन मामलात को हमेशा के लिए सेटल करें। अकाउंटेबिलिटी का वो निज़ाम जो मिसयूज़ ना हो पाए, जो सारों के लिए काबिल कबूल हो, ये अभी भी इसके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन राना साहब, 1 अरब रुपया तो सिर्फ ये लग गया इस केस पर, और 1 रुपया नहीं उसमें से निकल सका। अब जो कोई भी था उसमें, नैब के थे उस वक्त, आप जजेस की बात करते हैं, जिन लोगों की बात करते हैं, कभी उस वक्त अस्करी क़यादत में जो लोग थे उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, तो उनको सज़ा दिए बगैर तो फिर ये मामला नहीं रुकेगा। फिर हो सकता है आज भी कुछ केसेस गलत बन रहे हों, या आप समझते हैं कि अब अदालतें, अगर हमारी आखिरी 10 नंबर 140 में 129वें नंबर पर हमारा अदालती निज़ाम है, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस तरह बरी करने से तो वो बेहतर तो नहीं हो गया? या नैब का हम कह सकते हैं कि बस अब वो नैब बिल्कुल पीछे हट रहा है इन केसेस से, तो नैब का इदारा ठीक हो गया? नहीं उसामा, मैं तो एग्री करता हूँ, और मैंने आपको कहा कि ये इसके लिए अभी काफ़ी तगोदो करनी होगी। देखें, इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी की तारीख सब जानते हैं कि किस लिए की गई और सियासतदानों की जाती है। आपको अकाउंटेबिलिटी तो ऐसी होनी चाहिए कि जब हुकूमत हो तो हुकूमत के अंदर जो लोग करप्शन में मुलव्वस हो उन पे भी हो, अगर आप ऑपोजिशन में हो उन पे भी हो, अगर आप जज हैं वो भी अकाउंटेबिलिटी के ज़िम्मे में आए, ब्यूरोक्रेट्स भी आएँ और अदारों के लोग भी आएँ, सबके साथ अकाउंटेबिलिटी हो और वो सबको काबिल कबूल हो। तो ये इस पे जो है बहुत काम बाकी है, और ये अगला जो आप कह लें जो भी टेन्योर जिसका भी आता है, उनकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात को हमेशा सेटल किया जाए। देखें, आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर माजी की गलतियां दोहराई जाएंगी, जिस पे मियाँ साहब बात करते हैं। देखें, इसलिए हम समझते हैं ट्रूथ कमीशन होना चाहिए, हकायक पता चले लोगों को। ये जो अभी ये जो जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल है, ये जब कंक्लूड होगा, एक पुराना एक मामला सेटल होगा, उससे बेशक किसी को सजा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम एक चीज डिसाइड होगी कि वो एक जुडिशियल मर्डर था और वो गलत था और वो नहीं होना चाहिए था। तो ये एक लेसन होगा जो हमने बड़ी देर बाद हम सीखेंगे, इस उम्मीद पे है कि ये तो इसी तरह बहुत सारी चीजों के हकायक आने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो एक जमात नहीं कर सकती, वो PMLN नहीं कर सकती। बेशक PMLN की हुकूमत आ जाए, वो अकेले ये चीजें नहीं होंगी, इसके लिए सब स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। मगर सब बैठे। क्या आपके मंशूर में ये होगा कि नैब के इदारे को ख़त्म किया जाए? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि अगरचे नैब में तब्दीली आ चुकी है, मगर उसके बावजूद केसेस तो नैब बना रहा है। अब नैब की तरफ से नैब के चेयरमैन ये कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कारोबारी तबके को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रह कौन गया? एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है,
एक साबिक वज़ीर आज़म बरी हो रहा है, एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी अभी भी केस भुगत रहा है। तो ये तो सियासतदान तो रगड़े जाएंगे। तो ये नैब का जो मकसद था वो तो था कि जी करप्शन रोकना सरकारी इदारों में या दीगर में, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ना अब कारोबारी हज़रात आ सकते हैं। नैब के चेयरमैन बाकायदा जाकर कह रहे हैं जी हम मैकेनिज्म ला रहे हैं कि किसी भी सरकारी अफसर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कोई करप्शन हो सकती है सरकारी इदारे को, सरकारी महकमे को, सरकारी अफसर को साथ मिलाए बगैर, यानी वो परेशान ना हो? कोई कारोबारी, अगर कोई सियासतदान किसी से रिश्वत ले रहा है तो या तो वो कारोबारी शख्स होगा, सरकार में बैठा है तो सरकारी अफसर के मिले बगैर तो नहीं वो कर सकता। तो बाकी बचे सिर्फ सियासतदान ही है इस मुल्क में। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस के अफसर हैं, आपके और अदारों से लोग हैं। मैं तो समझता हूँ फौज में तो फिर एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम एग्जिस्ट करता है, लोग कोर्ट मार्शल होते हैं, लेकिन बाकी कितने, कभी कोई हमने सुना हो कि किसी जज को सज़ा मिली हो? और अगर जो सज़ाएं सियासतदानों को भी मिलती हैं वो भी बाद में पता चलता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। तो निज़ाम धर्म भरम है अकाउंटेबिलिटी का। हमारे मंशूर में बिल्कुल जुडिशल रिफॉर्म्स का एक बड़ा एजेंडा है, उसका तर्ज के कैसे हमने उसको अचीव करना है, और इसी तरह अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी मंशूर इस चीज़ को कवर करेगा। नैब का, राना साहब नैब का, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, वो ये कह चुके हैं कि नैब को हम खत्म करेंगे। ये क्लियर है या अभी इस पर डिबेट चल रही है? क्योंकि अभी मंशूर सामने आना है जी मैं अभी इसके ऊपर मंशूर हमारा तकरीबन कंपाइल हो चुका है, उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है, और ये हमने जो मंशूर फॉर्म किया है इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया गया है। स्टेक होल्डर्स से जो रेलेवेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करके ये अनाउंस होगा, तो इस पर क्लैरिटी आएगी। लेकिन बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया कि नैब जिस दिन से बना है उसने कुछ नहीं अचीव किया। और अगर दूसरा आर्गूमेंट यह है कि जी करप्शन अगर होती है, ज़ाहिर है मुल्क में करप्शन है, अगर करप्शन इंडेक्स की बात करें तो करप्ट तरीन ममालिक में पाकिस्तान है, उसको रोकना किस तरह है फिर अगर नैब को ख़त्म कर देते हैं? एंटी करप्शन का हम देखते हैं वो भी हुकूमत के अंडर आता है। सोच तो इसकी यही थी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में यकीनन ही हुआ, लेकिन नून लीग के दौर में ही इसका आगाज़ हुआ था। सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त हुआ करते थे, और फिर ये किसी ना किसी तरह कंटिन्यू करता रहा। तो अगर ये नहीं होगा एहतसाब का इदारा, तो फिर दूसरे इदारों को किस तरह से बेहतर किया जाएगा? देखिए, हमने तो इसके अंदर ई गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस किया है कि हमने कंप्यूटराइजेशन और पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना है। ये एक ऐसा तर्ज है, तरीका है कि जिससे जो फाइलें रुक जाती हैं और डिलेज होते हैं, तो वो आप उन चीज़ों को भी बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। जहाँ तक ये कि अकाउंटेबिलिटी का अदारा हो, अभी जो हमने अमेंडमेंट्स की असेंबली में वो इसी नीयत से की थी कि ये काले कानून ना इस्तेमाल हो, लेकिन इसके ऊपर जो हतमी एक जो है कि फ्रेमवर्क क्या होगा, वो मेरे ख्याल से आप मंशूर का इंतज़ार कर लें। मंशूर आएगा तो उसके अंदर हम इस डिटेल में जाएंगे। लेकिन मैं आपसे इस हद तक ज़रूर एग्री करता हूँ कि हमें एक ऐसा अदारा ज़रूर चाहिए है अकाउंटेबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, और उसके ऊपर वो अपना काम, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी हो, वो गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी करे, ऑपोजिशन की भी करे, ब्यूरोक्रेट्स की भी करे, ऑल अक्रॉस करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपने हमें वक्त। एक और अहम मामला आज इलेक्शन कमीशन में था, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, और बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और वो कहते हैं जी हमारी नज़र में आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे। अब इसका मतलब ये है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन पहले ये कह चुका है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते, अकबर एस बाबर की ये दरख्वास्त थी कि जी दोबारा कहा जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, अब दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, इनको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, तो इसका मतलब है कि फिर बल्ले का निशान जो तहरीक इंसाफ का है वो उनसे ले लिया जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी, किस तरह इलेक्शंस में जाएगी? पाकिस्तान में तकरीबन 175 सियासी जमातें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हामिद खान साहब सीनियर कानूनदान हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। और सरवर बारी साहब भी हमारे साथ होंगे, फाफिन के साबिक सरबराह हैं, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है जनाब सरवर बारी साहब ने। पहले हामिद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं? अब इलेक्शन कमीशन तो बड़ा वाजे कह रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया है कि उनकी नज़र में तो ये आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए ही नहीं, तो क्या अब बल्ले का निशान इसका मतलब है होगा या नहीं होगा? आपका क्या कहना है? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त थे तो किस तरह?
हैं और कानून की सारी ज़रूरियात पूरी की गई हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन बहुत बेहतर हुए हैं बनस्बत PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी और JUI, जिनके रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं वो तो बिल्कुल बहुत ही स्केची हैं और कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लगता हो कि वहाँ पर कोई इलेक्शन हुए हैं, बल्कि सिलेक्शन हुई है। लेकिन वो सारे कबूल कर लिए हैं और PTI के जो इलेक्शन ज़्यादा एलेबरेट हुए हैं वो उनको नहीं जो मानने को तैयार हो रहे हैं। इसके पीछे मैं समझता हूँ बदनीयती। सरवत बारी साहब, आप क्या कहेंगे? हमने ऐसा माहौल पहले कम ही देखा है, चंद दिन बाकी हैं, शेड्यूल भी आना है और उससे पहले ये मामला, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो बड़ा वाज़े कर दिया। इससे वाज़े अल्फाज में क्या कहेंगे? वो तो नज़र आ रहा है, कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम नहीं मानते, गलत हुए हैं, और इसका मतलब है कि अगला जुमला तो यही है कि वो बल्ले का निशान हर सूरत लेंगे। ये है कि अगर वो गलत हुए हैं तो जैसे अभी हामिद खान साहब भी फरमा रहे थे, और हमने भी सारे जो इलेक्शंस मुख्तलिफ जमातों के होते रहे हैं, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातें हैं, सिवाय एक दो जमातों के जो बहुत छोटी जमातें हैं, बड़ी जमातों का जो स्टैंडर्ड है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उसके ऊपर अगर परखें और अगर PTI के साबका इलेक्शन जो है वो नहीं माने जा रहे, तो मेरा ख्याल है कि बाकी भी तमाम पार्टियों को कहा जाना चाहिए था कि वो भी अपने सब इलेक्शन दोबारा करवाएं, और उसके लिए फिर कुछ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मॉनिटर नामजद करता और वो उन इलेक्शंस की बाकायदा उन जमातों की जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसके मुताबिक देखते कि क्या वाकई उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंतखाबात हुए या नहीं हुए। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तमाम पार्टियों को नए सिरे से इंतखाबात करवाने पड़ते। और दूसरा ये कि कई वहाँ तक इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले के ऊपर को महफूज किए रखा, और उस आखिर में जब इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनको कहा गया कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इंतखाबात कराएं। पकड़ धक्कड़ उनके कारकुनों की हो रही थी और उनकी पार्टी लीडरशिप सारी जेलों में पड़ी हुई थी या वो जो छुपी फिर रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इंसाफ के तकाजे इलेक्शन कमीशन ने पूरे नहीं किए और फिर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन सही नहीं हुए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तो अगर इस स्टैंडर्ड के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो माजी में इंतखाबात कराए हैं तो वो सारे इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर किए जा सकते हैं। हामिद खान साहब, जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़े सोच लिया है, बल्कि तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये फैसला हो चुका है कि अगर इलेक्शन होंगे तो बल्ले का निशान नहीं होगा, बल्ले का निशान हो तो इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये डिपेंड करता है कि क्या फैसला है, सिर्फ वो जिस तरह होता है खाली जगह पुर करें, तो किस तरह से बल्ले का निशान जाना है। अगर इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ फैसला देता है तो फिर कानूनी ऑप्शंस क्या हैं तहरीक इंसाफ के पास? हमने वो पहले से ही ये कर लिया है कि हमने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन की है कार्रवाई के खिलाफ। जो कार्रवाई हो रही है हमने उसको भी चैलेंज कर दिया है। तो उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने इसकी तो इजाज़त दी है कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखें, लेकिन इससे रोक दिया है कि आप अपना फाइनल रिजल्ट ये फाइनल फैसला नहीं देंगे हमारी इजाज़त के बगैर। तो उस लिहाज से तो हम उस बात पर ऑलरेडी चल रहे हैं कि ये हमें इन पर बहुत कोई कॉन्फिडेंस या यकीन नहीं है। हम समझते हैं हम अदालत के ज़रिए ही कोई रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा सरवर वारी साहब, जो बात आप फरमा रहे थे वो सारी हकीकत है। हम देखते हैं कि जितनी बड़ी पार्टीज़ हैं वहाँ पर बिला मुकाबला ही जितनी भी अहम सीट्स होती हैं वहाँ पर बिला मुकाबला ही वो लोग मुंतखब हो जाते हैं। नून लीग की अगर बात करें तो कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने उनको मौका दिया था, बार बार, फिर आखिरी मौका, और आखिर में एक दिन पहले एक खबर आई कि जी कल हो सकते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और उसके बाद पता लगा वो हो गए हैं और सब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये एक पार्टी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त स्क्रूटनी चल रही है। अगर जो नज़र आ रहा है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये बात ढकी छुपी नहीं है, चैनल्स पर ये बात हो रही है कि फैसला हो चुका है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं देना, तो क्या ऐसी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहे जा सकेंगे? और अगर फ्री एंड फेयर नहीं तो फिर उसके असरात क्या होंगे? देखिए, हमने अभी एक सर्वे कंप्लीट किया है आज, और इंशाल्लाह हम करीब 1-2 दिनों में उसकी रिपोर्ट जारी कर देंगे। हमारे सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% के लगभग जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा है
कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे और पहले ही जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टीजन है, वो गैर जानबदार नहीं है। 2/3 यानी कि 67% के लगभग जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो गैर जानबदार है और तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं किया जा रहा। तो वो तो आप तो पोलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जब केयर टेकर गवर्नमेंट अपना जो है वो इक़्तिदार में आती है जी, तो इलेक्शन के दिन तो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अभी तक के जो मामला हैं, चाहे वो वोटर्स लिस्टों की तैयारी हो जी एक्सक्यूज मी, या डिलिमिटेशन का मामला हो या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का लाइव जलसा तमाम चैनल दिखा रहे थे, लेकिन पीटीआई भी अपने वर्कर कन्वेंशन कर रही है, लेकिन कोई टीवी चैनल हिम्मत नहीं कर सकता कि उनको उनके जलसों को लाइव कवरेज दे। तो मतलब इसमें तो ये तो दिन एक चढ़े हुए दिन की तरह वाजे है कि एक पार्टी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हमारे सर्वे में निकल के आया है कि 70% लोगों ने कहा है कि वो पीटीआई को वोट देंगे अगर कल इंतखाबात होते हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि एक जमात जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके लिए मैदान हमवार नहीं है और उसके लिए तमाम रुकावटें पैदा की जा रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि वाकई पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, और अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो फिर पीटीआई की क्या, वो तो पीटीआई के लोग बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर माजी कोई हमें इंडिकेट करता है, पीपल्स पार्टी का ज़िया-उल-हक से पहले जो है तलवार निशान होता था, उसके बाद वो तीर हो गया, अब किसी को याद भी नहीं है कि वो तलवार था। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को रियासती अदारे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो पानी के बहाव की तरह होते हैं, हवा की तरह होते हैं कि थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और वो अपनी गुंजाइश बना लेते हैं। मेरा ख्याल है हमारे अदारे एक बुनियादी तौर पर एक ऐसा काम करने में लगी हुई है जिससे कोई नतीजे उनको अपनी पसंद के नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इस पर सोचना होगा कि सबको बराबरी मिले, यानी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन हामिद खान साहब, आपने जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि उसमें यह है कि जब तक पेशावर हाई कोर्ट इस चीज़ को देख रही है तब तक कोई फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, लेकिन प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं और ये भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि उनका इख्तियार है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला देना। आपकी कानूनी राय क्या है? देखिए, जहाँ कोई भी जो कानूनी कार्रवाई जिस किसी भी अदारे की हो, वो मेलाफाइड हो, बदनीयती पे मबनी हो, वहाँ हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। इस पर कानून बड़ा वाज़े है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि कोई भी कार्रवाई ऐसी है जो बदनीयती पर हो, जो बगैर अथॉरिटी के हो, कानूनी हुक्म हो, वो जो है वो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मुदाखलत कर सकती है। तो मेरे नज़दीक हमने केस बना लिया है कि हाई कोर्ट के लिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो बदनीयती से पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये सारे इकदाम कर रहे हैं। हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सरवर बारी साहब, साबिक सरबराह फैफिन, आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, 8 फरवरी का, लगता है कि हलचल बढ़ रही है। कौन इलेक्शन का मार्का मारेगा, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि कौन कौन इलेक्शन में होगा। अभी तो ये सवालात भी जवाब तलब हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।